नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सीएए, एनआरसी और 3 तलाक कानून के बाद अब केंद्र सरकार फिर एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है जिस पर बवाल होना तय माना जा रहा है। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता कानून, जिसको लेकर बीजेपी शासित राज्यों में तैयारियां भी चल रही है। इसी कानून को लेकर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इशारा कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में साफ कहा कि एक देश एक समाज एक कानून की अवधारणा के साथ देश में एक समान नागरिक संहिता की तत्काल आवश्यकता है। तो क्या महाराष्ट्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारियां की जा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान क्या इशारा कर रहा है? क्या महाराष्ट्र में भी यूसीसी पर काम चल रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से एक संकेत है। ये संकेत दशहरा रैली के बाद ज़्यादा हो गया। दशहरा के समय में मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की और उसके कुछ समय बाद ही देवेंद्र फडणवीस एक प्रोग्राम में ये बताने लगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्या जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, उसके साथ ही एक और बड़ी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है जिसका पालन किया जाना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कुछ राज्यों का उदाहरण भी दिया, गोवा का उदाहरण दिया और उत्तराखंड के बारे में भी उन्होंने बताया कि वहाँ भी ड्राफ्ट तैयार है, वो भी लागू हो जाएगा। तो ये जो संकेत है देवेंद्र फडणवीस का, ये बताता है कि महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव होने से पहले एक बड़ा फैसला लेने वाली है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। और महाराष्ट्र में इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल चेंज हुआ है और पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा ही हंगामा शुरू हो गया था। एटीएस के कुछ खुलासे भी बताते हैं, एनआईए के छापे जो हुए हैं मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसमें ये दिखाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ धीरे धीरे अपना पैर महाराष्ट्र में पसार रहा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे कानून लाया जाए जिसमें सब धर्मों के लिए समान व्यवहार हो। इस्लामिक कानून लागू करने की बात नहीं होगी। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पहले ही इस बात पर चर्चा चल रही है कि यूसीसी राज्यों में लागू हो। और अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो महाराष्ट्र को में लागू करना, जैसे उत्तराखंड की बात हो रही है, गोवा की बात हो रही है, या फिर असम की बात हो रही है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है स्टेट्स में, वहां इस बात की चर्चा तेजी से हो रही है कि यूसीसी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी समय समय पर यह बताया गया कि भाई ये डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए हो। ये कानून लागू कब होगा? संविधान ने बताया था कि समान आचार संहिता लागू किया जाना चाहिए और इसके लिए समय दिया गया था, जो कांग्रेस सरकार की एक कॉन्स्पिरेसी थी। कांग्रेस सरकार का ये मानना था उस समय में कि अगर समान नागरिक संहिता लागू कर दें तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों, बेसिकली मुसलमानों को लगेगा कि हमारे ऊपर एक ऐसा कानून थोपा जा रहा है जो हमारे धार्मिक कानून से अलग है। उस समय जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और कई दंगे हुए, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये चुनौती सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं थी, मुसलमानों के लिए थी। अब हिंदुओं के लिए तो हिंदू कोड भी लागू कर दिया गया, यानी कि उसके जो पर्सनल सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो अधिकार मिले हुए थे वो सब साइड कर दिया गया, क्योंकि ये सेकुलर स्टेट घोषित किया गया, संविधान के दायरे में शासन व्यवस्था चलाई जानी थी। लेकिन दूसरे तरफ जब मुसलमानों की बात आई तो वहाँ पर ये लोग घबरा गए। इन लोगों को लगने लगा कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ जो है, इस्लामिक पर्सनल लॉ, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो यहाँ पर रह रहा है वो डर जाएगा, उसे परेशानी होने लगेगी। जबकि उनके सोचने का आधार ही गलत था।
गलत इसलिए भी था क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुके हुए थे, जो यहाँ रह रहे थे, वो ये सोच के नहीं रह रहे थे कि पाकिस्तान वो जाना नहीं चाह रहे हैं या उनके लिए अलग से एक देश नहीं चाहिए था। वो यही लोग थे जो पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठाई थी, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी, हंगामा चल रहा था, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल, जो उस समय बंगाल था, पूरे बंगाल में और पंजाब में ये हंगामा नहीं था, ये कत्लेआम नहीं था। ये दंगे उत्तर प्रदेश में भी हो रहे थे, जहां के मुसलमानों को ये पता था कि अगर एक देश बनता है पाकिस्तान, तो उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र तो नहीं चला जाएगा, उत्तर प्रदेश के लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो बॉर्डर स्टेट है उसके अलावा कोई अंदर के जो एक तरह से मध्य क्षेत्र है हिंदुस्तान का, वहां का कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जगह पाकिस्तान का पार्ट हो। ऐसा तो नहीं हो सकता था किसी देश के विभाजन में। तो वो लोग जानते हुए भी पाकिस्तान की मांग के लिए आवाज उठा रहे थे, दंगे फसाद कर रहे थे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो इन लोगों के अंदर एक अलग कॉन्स्पिरेसी पैदा हो गई। ये लोग सोचने लगे कि अगर ये पूरा का पूरा जनसंख्या पलायन हो जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो हिंदुस्तान पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो हिंदुस्तान में भी एक पाकिस्तान को जीवित रखने के लिए इन लोगों का यहाँ पर रहना जरूरी है। और उसी ट्रैप में कांग्रेस फंस गई थी और उसने यूसीसी लागू करने के बदले अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ कानून को जीवित रखा और हिंदुओं के लिए व्यवस्था बदल दी। सारे पर्सनल जो हिंदुओं के कानून थे, उत्तराधिकार कानून थे, शादी विवाह के कानून थे, वो सारे बदल दिए गए, वो संविधान के दायरे में लाए गए। तो अब ये समय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, जब ट्रिपल तलाक की ऊपर चर्चा चल रही थी, वहाँ पर जो प्रोसेसिंग चल रहा था, उस समय भी कहा कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं लागू करती है यूसीसी। और उसी समय से जब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी 2-3 बार मिल चुकी है, तो सरकार ये सोचने लगी, मोदी सरकार, कि अब यूसीसी लागू किया जा सकता है। अगर ये लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही तैयार है, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब सरकार को यूसीसी लागू करना चाहिए। तो इसलिए मोदी सरकार इसको अपने एजेंडे में शामिल। तो क्या ये माना जाए, जैसे कि आपने बताया कि गोवा में भी लागू है, उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट तैयार है, असम में भी बात चल रही है, तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी कानून को लागू करवा के केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेके पूरे देश भर में यूसीसी को लागू करेगी? बिल्कुल, ये तो लगभग तय है कि ये कानून लागू होगा पूरे देश में और ये 2024 से पहले ही लागू होगा। तो चुनावी एजेंडा माना जाए? बिल्कुल माना जाना चाहिए। ये चुनाव से पहले लागू होगा क्योंकि इसके पीछे कई वजह है। एक वजह, बड़ी वजह तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनसंघ के दौर से ही, जब ये पार्टी बनी, आरएसएस के बाद एक पॉलिटिकल विंग बना जनसंघ, तो जनसंघ के दौर से ही इनके एजेंडे में 3 बड़े वादे रहे थे शुरुआती दौर से ही। पहला, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। दूसरा, कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान दे दी। और तीसरा ये था कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए। अब इन 3 वादों में से 2 वादे तो पूरे हो चुके हैं। भव्य राम मंदिर बनने का काम शुरू हो चुका है, आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, और तीसरा ये बचता है, इसके लिए भी जो पूरा प्रोसेस है, जो तरीका केंद्र सरकार का, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं कि एक देश एक कर, जो जीएसटी के दायरे में आया, कि एक देश में एक ही कर व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो लागू हो चुका है। दूसरे स्तर पर पूरे देश में एक व्यवस्था, एक कानून लागू होनी चाहिए, ये अब यूसीसी के लेवल पर है। तो मोदी सरकार का ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी का हो सकता है अंतिम चुनाव हो, 2024 के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि उनका रिटायरमेंट होगा, 2029 के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे समय में उनकी एक अंतिम चुनाव के समय एक ऐसा
जो वादा पहले से किया हुआ है, क्योंकि 2 वादा तो इन्होंने पूरा कर दिया, वादा करते हैं उसे पूरा जरूर और करते तीसरा हैं। वादा ये पूरा करके जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज ये महाराष्ट्र सरकार के लिए होगा? क्योंकि सीए एनआरसी की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, या अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी जो भी बीजेपी के एजेंडे में था उन्होंने काम तो किया, लेकिन बवाल भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो महाराष्ट्र सरकार के लिए यूसीसी कानून लाना कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो है, चुनौती है, इसलिए इस चुनौती के लिए ही तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी इन चुनौतियों के लिए सबसे पहले पीएफआई पर बैन लगाया गया। ये भी एक बड़ा रोड़ा रहा है। सीए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुए, हंगामा हुआ, हिंसात्मक आंदोलन हुए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएफआई की रही थी। पीएफआई ने हर जगह पर फंडिंग किए, पैसे लगाए और गुंडे भी भेजे, आगजनी की, तोड़फोड़ किया। अब पीएफआई के ऊपर बैन लगाया जाना ये सिर्फ एक बात का संकेत नहीं था कि ये इलीगल गतिविधि करता है। ये दूसरा आधार ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी, या सरकार जो भी बड़े फैसले लेती है, अगर उसमें मुस्लिम एंगल है तो पीएफआई मैदान में उतरकर एक बार फिर से अव्यवस्थित करने की कोशिश देश को करती है। अव्यवस्थित साथ साथ अराजक माहौल पैदा करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में पीएफआई पर बैन एक बड़ा हमला है इन संगठनों के ऊपर, जो एक पहली चुनौती खत्म हो चुकी है। दूसरी चुनौती है महाराष्ट्र में भी, और खासकर मुंबई में, जहां पर सबसे ज़्यादा हंगामा होने की संभावना है, वहां पर भी व्यवस्थाएं इस तरह की बनाई जा रही है कि यूसीसी लागू करने के बाद ये हंगामा तो करेंगे, और उस हंगामे के बाद हम लोग कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। क्योंकि गोवा की बात अलग है, गोवा में क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है, उन लोगों को कोई समस्या नहीं है यूसीसी लागू करने से। मुस्लिम बहुत कम है, तो उस समय गोवा में मुसलमानों के लिए बड़ी समस्या नहीं होती। उत्तराखंड में भी वही स्थिति है। असम में जब लागू होगा हंगामा होगा, महाराष्ट्र में लागू होगा हंगामा होगा, और इन चुनौतियों से निपटा जाएगा, और फिर केंद्रीय स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देवेंद्र फडणवीस का यह बयान काफी कुछ इशारा कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी महाराष्ट्र में चल रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार काफी ज्यादा सीरियस भी है। यूसीसी कानून गोवा में है, अब उत्तराखंड में आएगा। धीरे धीरे ये कानून देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। लेकिन जब समान नागरिक संहिता की बात आती है तो अफवाहें भी फैलाई जाती है। इससे ये भ्रांति फैलाई जाती है कि किसी को आरक्षण मिलेगा तो किसी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक देश, एक समाज, एक कानून प्रकार का एक सामान्य नागरिक संहिता है। अब देखना होगा यूसीसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार क्या अहम कदम उठाती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।